मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट का जारी कर दिया है। तो अब हम लोग जो है बारी बारी से सभी सब्जेक्ट का आंसर की देखेंगे। अभी इस क्लास में मैं आपको फिजिक्स का ऑफिशियल मॉडल पेपर का रियल और परफेक्ट आंसर की बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मॉडल पेपर के पैटर्न से पूछे जाते हैं। तो अगर आप सभी फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं और 2025 का मॉडल पेपर का इंतजार कर रहे थे, तो आप सभी इस क्लास को पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ओके ना। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे स्टूडेंट, अगर आप सभी हमारा जो है गेस प्रश्न नहीं लिए हैं तो आप सभी अभी पूछा गया है ना, तो हमारे गेस से लगभग 30 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ईमानदारी के साथ बता रहा हूं। अगर आप सभी को भरोसा नहीं है तो मैं आपको प्रूफ दे दूंगा टेलीग्राम। तो आप सभी बिल्कुल भी देरी मत कीजिए प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, देखिए जितना समय बर्बाद कीजिएगा उतना आपका घाटा है। ठीक है, समय को बर्बाद मत कीजिए। जो गेस क्वेश्चन दिया जाएगा उसको याद कर लीजिए। 100% है, आप सभी बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। ठीक है, अभी से अगर उस यानी पीडीएफ को अगर पढ़ लेते हैं तो 400 प्लस आपका श्योर है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, कभी पढ़ते ही नहीं है क्योंकि हम लोग को पता ही है कि 70 में 35 पूछा जाता है, 35 का हम लोग को उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि दुगुना क्वेश्चन पूछा जाता है, आधा क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, ये सब तो कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोला कि ये सब तो हम लोग पढ़ते नहीं है। ठीक है, चलिए तो फटाफट से देखेंगे। आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच के बल F12 है और Q1 और Q3 के बीच का बल F13 है, तो F यानी F12 अपॉन F13 क्या होगा? बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी याद रखेगा 2 होगा। ओके, राइट आंसर एक का बी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, मैं आपको 100% परफेक्ट आंसर की बताऊंगा। ठीक है, इधर उधर के टीचर के तरह मैं एक का ए, 2 का बी, 3 का सी नहीं करता हूं। ठीक है, रियल बताता हूं प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर, एक उदासीन धात्विक के गोले से जब 10⁻14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश क्या होता है? तो आप सभी याद रखेंगे 16 माइक्रोकुलाम होता है। ओके, राइट आंसर आप सभी ए लगाइएगा। ठीक है, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ नीचे पढ़ लीजिएगा। ओके, देखिए आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का भी गेस क्वेश्चन मैंने दिया है। ठीक है, देखे होंगे। अगर आप सभी मेरे कॉन्टेक्ट में हैं तो आप सभी व्हाट्सएप स्टेटस में देखिए। तीसरा नंबर, समविभवी पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है? तो याद रखेंगे तीसरा का राइट आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होता है, 90 होता है। ओके, राइट आंसर यहाँ ध्यान रखिएगा, द एंगल बिटवीन यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज 90 डिग्री। ओके, राइट आंसर यहाँ पर 3 का सी ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। 4 नंबर देखिए, क्यों आवेश से आवेशित आर त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से बाहर एक्स दूरी पर जो है विद्युत विभव होगा? तो याद रखेंगे के क्यू अपॉन आर होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है कि एक जो है यहाँ पर है यानी अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगा? तो याद रखेगा 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ओके, राइट आंसर यहाँ पर 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, सी धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विद्युत विभव भी बढ़ाया जाता है? तो आपको पता है कि 1/2 CV² होता है। ओके, राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखेंगे। 6 नंबर आप सभी इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देखेंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके ना, याद करते चलिए। आप सभी नहीं होता है आंसर नोट कर लेंगे, उसके बाद मॉडल पेपर आप सभी जो है ना फोन से देख करके आंसर याद कर लेंगे। ओके, चलिए देखेंगे 7 नंबर कि एन एक समान गोलीय बूंदे जो समान विभव भी तक आवेशित है तो मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती है, तो नई बूंद का विभव होगा? तो याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, v इंटू एन टू द पावर यानी 2/3 होगा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 नंबर देखेंगे, पूछा गया है एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच की विद्युत क्षेत्र जो है 10 टू द पावर कितना है 5 वोल्ट पर मीटर है, तो उसका जो है विद्युत क्षेत्र है मतलब यदि संधारित्र के प्लेट पर आवेश जो 1 माइक्रोकुलाम है तो संधारित्र का प्रत्येक प्लेट बल्ब है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना है? 10 टू द पावर यानी वोल्ट पर मीटर है, और यदि इस पर जो है संधारित्र का प्लेट पर आवेश जो है 1 माइक्रोकुलाम है तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का जो बल होता है ना, याद रखेगा 0.05 न्यूटन होता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 9 नंबर, ये क्वेश्चन मैंने कल ही आपको बताया था। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर से स्थित एम चुंबकीय
आघूर्ण वाला धारा पास यानी करंट लूप द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ वेक्टर का मान क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि टाउ वेक्टर का मान जो है एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट चलिए यहाँ पर 10 नंबर, यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले 9 का ए ध्यान रखिएगा। चलिए 10 नंबर देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है, तो बढ़ता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधा घरों में होता है, तो औरक्त किरणों का जो उपयोग है ना पौधा घरों में होता है। ओके, 12 नंबर देखेंगे, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का ई वेक्टर सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश तथा यानी एच वेक्टर में सदिश जेड अक्ष के अनुदिश है, तो उस तरंग की गति की दिशा क्या होगी, तो आप सभी याद रखेंगे वाई अक्ष के अनुदिश होगी। ओके, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे, पूछा गया है बेतारी तार संचार का आविष्कार किया, तो आपको याद रखना है मार्कोनी ने किया। ठीक है, राइट आंसर 13 का सी हो जाएगा। इसी पैटर्न से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको जो है ना गेस क्वेश्चन में पूरा दिया गया है। अगर आप सभी अच्छे से स्टडी किए हैं तो आपको पता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है, तो किरण मुड़ने को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है, तो पूर्ण परावर्तन यानी पूर्ण परावर्तन के कारण से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, एक उभयोत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी 1.5 है और इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो याद रखेंगे 20 सेंटीमीटर होगा। ओके, राइट आंसर 16 का सी होगा। चलिए 16 का आप सभी ध्यान रखिएगा सी होगा। चलिए 17 नंबर आपकी स्क्रीन में आ चुका है, एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक जो है 1.5 है, तो इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो ये किस के समान जो है व्यवहार करेगा, तो वो अभिसारी के तरह। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अभिसारी के तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। ओके, देखिए 18 नंबर पूछा गया है, तीन लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, तो एक दूसरे से सटे हैं, तो इस संयोजन का फोकस दूरी क्या होगा, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 30 सेंटीमीटर होगा। ओके, राइट आंसर 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर देखेंगे, पूछा गया है यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां जो है क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो, तो इस दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो आप सभी याद रखेंगे 19 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 होगी। ठीक है, चलिए फटाफट से आंसर की देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको लाइव क्लास में तो सोल्यूशन कराऊंगा ही। ठीक है, पहले अभी मैं आपको फटाफट से आंसर की ही बताता हूँ। ठीक है, देखिए 20 नंबर, निकट दृष्टि दोष वाली आंख जो है साफ साफ किसको देखती है, तो निकट की वस्तु को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 21 नंबर देखेंगे, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो वास्तविक और उल्टा होता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर देखेंगे, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाला श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण जो है अवयव होता है, बताएंगे। यहाँ पर न्यूनतम विचलित अवयव किसका होता है, तो याद रखेंगे लाल का होता है। राइट आंसर 22 का ए हो जाएगा। चलिए 23 नंबर फटाफट से देखेंगे, अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज। आप सभी को सबसे पहले मॉडल पेपर मैंने ही दिया था आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर। आप सभी अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो देख लीजिएगा, वहां पर मैं आपको 1:25 के आसपास से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है, तो याद रखेंगे बैगनी रंग के लिए। ठीक है, 23 का डी हो जाएगा। 24 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश के वर्षा के बूंद में, तो याद रखेंगे 2 बार अपवर्तन और 1 बार यानी आंतरिक परावर्तन से। ठीक है, राइट आंसर 24 का सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर देखें, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक क्या होता है, तो 25 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा तरंग की चाल। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखिए आपकी स्क्रीन में आ चुका है, फटाफट बताएंगे इसका आंसर। अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र होगा लगभग में बताना है, जो अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का जो तरंगाग्र होता है तो वो कितना होता है, तो याद रखेंगे समतल होता है। ठीक है, राइट आंसर 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर देखें, दो स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है जब उनके क्या होते हैं, कलांतर में बराबर परिवर्तन होता हो, कलांतर नियत होता हो, कलांतर में आवर्ती जो है परिवर्तन होता हो। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर 2 यानी शॉर्ट
फोर्सेज आर कॉल्ड कोहेरेंट व्हेन देयर। तो आप सभी याद रखेंगे जब उनका जो कलांतर है वो नियत रहे, यानी फेज डिफरेंस जो है कांस्टेंट रहे तब। ओके, राइट आंसर यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे एक बार और, कलांतर नियत होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। 28 नंबर पूछा गया है, रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर क्या होना चाहिए? तो याद रखेंगे 0 होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखें, फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है, बताएंगे फ्रिंज की चौड़ाई जो दूरी है वो किसके बीच? तो याद रखेंगे किन्हीं दो यानी क्रमवर्ती काली या चमकीली यानी फ्रिंजों के बीच। ओके, राइट आंसर 29 का सी हो जाएगा। 30 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तीकरण के उत्पन्न करने वाले तरंगों के बीच जो पथांतर का मान नहीं होता है वो कौन नहीं होता है? तो मैंने आपको बताया था 2n इंटू 1 प्लस लेमडा अपॉन 2 होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है 30 का राइट आंसर डी होगा, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखिएगा 30 का डी लगाइएगा। 31 नंबर देखेंगे, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं बताएंगे, आप सभी जाके कहीं पर भी चेक कीजिएगा, अगर क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लग गया तब आप आकर के हमें बताइएगा। ठीक है, नंबर यहाँ दिया हुआ है ही। ठीक है, देखिए यहाँ पर 31 नंबर फ्रेजनेल दूरी, ठीक है, यहाँ पर है ZF का मान होता है जहाँ ए प्रकाश किरण की चौड़ाई और लेमडा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। तो याद रखेंगे ए स्क्वायर अपॉन जो है लेमडा होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 32 नंबर, किरचॉफ का नियम जो है निम्न में से किस नियम का पालन करता है? तो ये सब पूरा सब क्वेश्चन मैंने आपको गेस क्वेश्चन यानी गेस नोट्स में दिया है, आप सभी अगर भरोसा नहीं करते हैं तो बहुत सारा संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, 33 नंबर देखेंगे, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है तो शून्य होता है। राइट आंसर 33 का ए हो जाएगा। 34 नंबर देखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, तो ये सब पूरा क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, यानी प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। 35 नंबर देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वैसे भी ये क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप सभी देखिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी डायरेक्ट याद रखेगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 13 होता है। ठीक है, चलिए 36 नंबर, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है? तो ये मैंने कल ही 5 बजे आपको बताया था कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है तो वो है नाइक्रोम। ठीक है, देखिए यहाँ 37 नंबर आपके स्क्रीन में आ चुका है, आर त्रिज्या के वृत्तीय परिपथ पर वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है, तो वो EV/R अपॉन 2 के बराबर होता है। ठीक है, राइट आंसर 37 का ए लगाइएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेंगे, यहाँ से 37 का ए होगा EV/R अपॉन 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग 38 नंबर देखते हैं, किसी सीधे धारावाही चालक के तार के यानी ऊर्ध्वाधर रखा गया है, तो जिसमें यानी यहाँ पर अस्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर क्षैतिज है, तो प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होगा कहाँ पर? दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। तो याद रखेंगे बाईं ओर विक्षेपित होगी। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। जिसको भी अगर फ्रेश नहीं दिख रहा है तो आप सभी क्या कीजिए, इसी वीडियो के वहां पर कमेंट से यानी ऊपर में देखिए सेटिंग है, सेटिंग में जाकर के क्वालिटी में जाकर के क्वालिटी को बढ़ा लीजिए और आपको पूरी तरह से क्लियर दिख जाएगा। ओके, देखिए 39 नंबर, 1 वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है, तो इसको समांतर में निम्न प्रतिरोध में जोड़कर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 40 नंबर देखिए फटाफट से, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब ये गर्म हो जाता है, क्यों? तो आप सभी याद रखेगा यहाँ पर क्योंकि उसमें जो भंवर धारा है ना उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देखेंगे, किसी धारावाही यानी परिधि से संबंध यानी चुंबकीय ऊर्जा तथा प्रवाहित ऊर्जा के समानुपातिकता में संबंध होता है, तो इसके बीच संबंध पूछा है प्यारे स्टूडेंट, तो आपको इसका राइट आंसर 41 का ध्यान रखना है, यू जो है यानी वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? I स्क्वायर के। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब 42 नंबर देखेंगे, पूछा गया है एक कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक 5 माइक्रो हेनरी है। ठीक है, यदि इस कुंडली से 2 एम्पियर की धारा बहाई जाए तो इस कुंडली के से संबंध जो है चुंबकीय फ्लक्स होगा, तो याद रखेंगे 0.01 वेबर होगा। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। देखिए 43 नंबर,
प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर के मान का अनुपात होता है, तो आपको पता है कि 1/√2 होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे 44 नंबर। ठीक है, यहाँ हो गया 44। देखेंगे पूछा गया LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो ये भी क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, यानी इसमें गेस्ट नोट्स में। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर डी होगा, √R² प्लस ω² L² होता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 45 नंबर देखेंगे पूछा गया है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है जो यानी I = 60 sin 100πt, तो धारा के मूल माध्य वर्ग का मान क्या होता है, तो आप सभी याद रखिएगा 60/√2 होता है। ठीक है, 45 का ए हो जाएगा। गलती नहीं कीजिएगा, इस क्लास को देख लीजिए आप सभी और आंसर को नोट कर लीजिए। 100% परफेक्ट रियल और रियल आंसर किया है। ठीक है, अगर आप सभी इधर उधर और क्लास करने जाएंगे तो कोई जो है 46 का ए, बी या फिर सी बता देंगे और मैं यहाँ आपको डी बताया हूँ, तो आप यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो आप सभी को कन्फ्यूजन नहीं होना है प्यारे स्टूडेंट, 100% जो है ना रियल और परफेक्ट आंसर की दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो आप सभी भरोसा करके यही क्वेश्चन को नोट करके याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए 46 नंबर, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा 46 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डायनेमो कहते हैं। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर क्या होता है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 होता है। ओके, चलिए 48 देखेंगे। पूछा गया है यहाँ पर कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ एवं आभासी माध्य शक्ति जो है PT और PA है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा, तो वो PT/PA होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखना है प्यारे स्टूडेंट, चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी को जो है ना सबसे पहले इसी चैनल पर रियल पेपर मिलता है और सबसे पहले जो है आपको जो है ना गेस क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, और जो गेस क्वेश्चन मिलता है वो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। तो अगर आप सभी चाहते हैं फाइनल एग्जाम में बढ़िया मार्क्स लाना, तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर। प्रति विद्युत वाहक बल E = E0 sin ωt में शिखर मान 10 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है, तो यानी टी मतलब कि समय जो है 1/600 सेकेंड है, तो तात्कालिक विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो याद रखेंगे 10 वोल्ट होगा। ओके, राइट आंसर 49 का ए हो जाएगा। देखिए 50 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I तथा वोल्टेज के बीच कलांतर फाई है, तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था क्लास में कि वाटहीन घटक और शक्ति गुणांक, इस दो में से आपको 100% क्वेश्चन आएगा। तो देखिए आपके मॉडल पेपर में आ गया है वाटहीन घटक, तो आप सभी अब समझ जाइए आपके एग्जाम में जो है ना शक्ति गुणांक वाला क्वेश्चन 100% आने वाला है। आप सभी ये बात मेरा नोट कर लीजिए, शक्ति गुणांक वाला आएगा ही। ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वाटहीन घटक पूछा है इसीलिए I sin फाई होगा आंसर। ठीक है, और शक्ति गुणांक पूछे तो कोस फाई आंसर होगा। ओके ना, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 51 नंबर। पूछा गया है व्योम तरंगों के उपयोग द्वारा क्षितिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में कौन आवृत्ति उपयोग होती है, तो याद रखेंगे यहाँ पर 10 मेगाहर्ट्ज जो है उपयोग होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 52 नंबर देखेंगे। UHF परिसर में आवृत्तियों का प्रसारण प्रातः किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखेंगे व्योम तरंगों के द्वारा किया जाता है, स्पेस वेव्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 53 नंबर देखेंगे दिए गए किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्य फलन न्यूनतम होता है, बताएंगे। ये सब क्वेश्चन गेस नोट्स में है कि नहीं है, जो भी स्टूडेंट खरीदे हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या ये सब क्वेश्चन जो है जितना भी पूछा गया है ये सब क्वेश्चन जो है मैं आपको गेस क्वेश्चन में नहीं दिया हूँ, का जो आंसर हो जाएगा वो सोडियम हो जाएगा। ओके, चलिए 54 नंबर देखते हैं। पूछा गया है प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है, तो प्लांक स्थिरांक की बीमा mL2T⁻⁻1 होती है। ओके, चलिए यहाँ 55 नंबर देखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है, तो याद रखेंगे -2 होता है, -1/2 होता है। ठीक है, 55 का सी होगा, ध्यान रखिएगा। 56 नंबर चलते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय प्रकृति की नहीं है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रकृति की जो इनमें से नहीं है तो वो कौन नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा 56 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीटा किरणें। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 57 नंबर। पूछा गया है यहाँ पर कि नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा यानी नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस
एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज एज कॉल्ड यानी फ्यूजन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 58 नंबर देखते हैं। पूछा गया है नाभिक के संयोजन और नाभिक के गठन और ऊर्जा की रिहाई की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो संलयन कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन सेम ही है लेकिन थोड़ा बहुत घुमा दिया है। नाभिकों के मिलने और नाभिकों के बनने तथा ऊर्जा को मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। बस ऑप्शन में चेंज कर दिया है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। लेकिन यहाँ पर देखेंगे संलयन, विखंडन, श्रृंखला अभिक्रिया, रूपांतरण, इस प्रकार दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर ए होगा। 59 नंबर देखेंगे द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच सही संबंध होता है तो E = mc² के यानी बराबर होता है। ठीक है, चलिए 60 नंबर देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 1000 साल है। ठीक है, कितना साल है? 1000 साल है। कितने समय के बाद तत्व के नमूने का 1/18 भाग रह जाएगा? तो याद रखेंगे 3000 साल बाद। ठीक है, चलिए 61 नंबर देखेंगे। इसका राइट आंसर आप सभी डायरेक्ट याद रखिएगा 50 38 38। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर देखेंगे। एक पीएन जंक्शन में होता है तो धातु अर्धचालक जंक्शन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक पीएन जंक्शन में क्या होते हैं? तो 2 अर्धचालक जंक्शन होते हैं। ठीक है, 62 का ए होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग 63 नंबर बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाली मशीन का क्या नाम है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दिष्टकारी नाम है। ठीक है, 64 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में। यदि एक पूर्ण तरंग, ठीक है, यहाँ पूछा गया है, यहाँ क्या पूछा गया? 64 नंबर कि यदि एक पूर्ण तरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी? तो मैंने आपको बताया था कि पूर्ण तरंगी दिष्टकरण जब भी पूछे और 50 हर्ट्ज दे तो इसके दुगुना आपको चले जाना है। तो राइट आंसर 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ओके, चलिए 65 नंबर देखेंगे, जो कि ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना बिल्कुल यानी गलत है। ठीक है, नोर गेट का बुलियन व्यंजक जो होता है वो a+b रेकरिंग = y होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए मैं इसको जो है ना छोड़ देता हूँ। आप सभी बस याद रखिएगा। चलिए यहाँ 66 नंबर देखेंगे। द्विधारी संख्या 0 110, ठीक है, और 0 101 के योगफल होगा तो याद रखेंगे यहाँ पर 1011 द्विधारी होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 नंबर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर और चुंबकन एम वेक्टर के बीच संबंध होता है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होता है। 68 नंबर देखिए, चुंबकीय नमन का मान शून्य कहाँ कब होता है? तो याद रखेंगे चुंबकीय अक्ष पर होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं। यहाँ 69 नंबर पूछा गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में द्विध्रुव आघूर्ण एम के अस्थाई जो है संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? तो एम बी होता है। ठीक है, 69 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 70 नंबर देखिए हम लोग आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले अगर आप सभी गेस क्वेश्चन नहीं लिए हैं 90% लर्ने वाला रखेंगे ई वेक्टर इंटू बी। ठीक है, राइट आंसर 70 का डी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 70 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग जो है फटाफट से जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघुत्तरीय है, जिनमें से 10 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो फटाफट से 10 क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 20 क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। देखिए कि दर्शाए कि 2 आवेशित चालकों के बीच आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे गेस में है कि ऊर्जा का ह्रास क्या होता है। ठीक है, दूसरा नंबर देख लीजिए। यहाँ पूछा गया है कि सेल का समांतर संयोजन में समांतर क्रम में जोड़ने का लाभ एवं हानि बताएं। ये क्वेश्चन नहीं है हमारे गेस में, मैं आपको नहीं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन मेरे गेस में है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एम्पियर का परिपथीय नियम हमारे गेस का जो है दूसरा नंबर का ही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कि एम्पियर का परिपथीय नियम कौन सा है। अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा लिखें। बताइए प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपको नहीं बताया था अन्योन प्रेरकत्व और यानी स्वप्रेरकत्व। ठीक है, ये 2 में से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो देखिए अन्योन प्रेरकत्व हमारे गेस में दिया हुआ है, दोनों अन्योन प्रेरक नंबर तब तक तार एमीटर से प्रत्यावर्ती, इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर से दिया हूँ। और W